देवी और सज्जनों, आज शाम को फिर मैं आप लोग के सामने में हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि देखिएगा, मैं 2-4 दिन पहले मैं एक लाइव किया था, एक एनालिसिस किया था। वो एनालिसिस की आज पश्चिम बंगाल की विधानसभा से कहीं ना कहीं किस तरफ से निकल गया। क्योंकि देखिएगा, आज शिलीगुड़ी बाजू में जो गौतम देव का जो सीट था, वो जो गौतम देव विधानसभा असेंबली चुनाव में हार गया था, उस चुनाव में शिखा चटर्जी जीत गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उन्हें आज विधानसभा में बैठ के ही एक आवाज उठा दिया, जो उत्तर बंगाल भाग चाहते हैं, उत्तर बंगाल पश्चिम बंगाल के साथ नहीं रहना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल में नहीं रहना चाहते। क्यों? वजह क्या है? क्यों नॉर्थ बंगाल में डेवलप नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ? उन्हें काफी बात कहा, उत्तर गन्ना की भी बात कहा। इसमें वजह क्या है? आप लोग सोच लीजिए, 2026 में चुनाव आ रहा है। उत्तर बंगाल को 50 से अधिक जो विधानसभा की सीट है, इस सीट में पकड़ने के लिए बीजेपी ने प्रयास कुछ कर रहा है, जिसकी फर्स्ट एग्जांपल ये है, जो शिलीगुड़ी के बाजू वाला एमएलए को देके ही आवाज उठा दिया। कैसे आवाज उठा दिया? देखिएगा, उत्तर बंगाल को विषय लेकर बीजेपी का एमपी लोग आवाज नहीं उठा रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव आ रहा है भाई, उस जगह पे नीट एंड क्लीन इमेज वाला कोई एक एमएलए को देके ये आवाज उठाए तो उसमें कुछ हाइलाइट्स आ जाए। क्यों? नॉर्थ बंगाल में डेवलप नहीं हो रहा। भाई, डेवलप उत्तर बंगाल में कब हुआ था, कैसा हुआ था, ये भी सवाल आगे आते हैं। क्यों नॉर्थ बंगाल में डेवलप करने के लिए वो जो बीजेपी का विधायिका शिखा चटर्जी ने जो आवाज उठाया, क्यों भाई आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप लोग क्यों आवाज नहीं उठा पाया? जिस सेंट्रल में आप लोग को छह एमपी है, एक राज्यसभा का एमपी है, एक सेंट्रल मिनिस्टर है, तो नॉर्थ बंगाल के लिए भाई सेंट्रल का पैकेज यहाँ पे भरपूर दे दे, देने से अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा मुझे लगता है। लेकिन वो नहीं हो रहा है। आइए, कुछ दिन पहले कोई एक व्यक्ति नेपाली जनगोष्ठी ब्राह्मण समाज को व खास हितकारी लोग को कुछ गाली किया था, उनको बुद्ध गया से अरेस्ट किया गया। बहुत अच्छा काम हुआ, उसपे भी हमदर्दी बहुत है। किसी को हमदर्दी है कि भाई क्यों अरेस्ट किया गया। भाई, उनका अरेस्ट किया गया, वो लीगल प्रोसेस में काम होगा, उसमें बात नहीं करना मुझे। आइए दार्जिलिंग के बारे में बात करें। भारतीय जनता पार्टी का दार्जिलिंग का 2 एमएलए है, एक कर्शन, एक दार्जिलिंग में है। कालिम्पोंग का बात छोड़ दीजिए, कालिम्पोंग में टीएमसी अलायंस का एमएलए है। और शिलीगुड़ी के नीचे क्षेत्र में जो 3 एमएलए है, शिलीगुड़ी, नक्सलबाड़ी, माटीगारा, फसीदह, उनके इस सब चैप्टर में बात को चाहिए। दार्जिलिंग हिल्स का कोई भी बीजेपी का लीडर और बीजेपी अलायंस पार्टी का कलकत्ता में जाके प्रेस मीट करके बोलेंगे जो हम लोग को गोरखालैंड चाहिए व यूनियन टेरिटरी चाहिए, बोल सकेंगे? काल की काल बीजेपी के अंदर से विरोध आ जाएगा। नहीं, मतलब दार्जिलिंग ऐसी एक जगह है, यहाँ पे लड़ते रहो, झगड़ा करते रहो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अंदर अंदर में लड़ो अपना निजी भाषा से। यहाँ पे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें अपना खूबी दिखाओ और नाम कमाओ, खूब नाम कमाओ, इससे अधिक कुछ भी नहीं दार्जिलिंग के लिए। आइए एमपी राजू बिष्टो की बात कर रहा हूं। राजू बिष्टो जी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जाके खुद प्रेस मीट कर सकेगा? करेंगे भी तो उसके ऊपर में दबाव आ जाएंगे, अपना पार्टी उनको साथ नहीं देंगे दार्जिलिंग इशू लेकर। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग को बता रहा हूं। तो भाई, जब चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, नॉर्थ बंगाल, दार्जिलिंग, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इशू निकाल जाते हैं। ये अभी जितना भी एक्सरसाइज हो रहा है ना, 30% जमीन, 5 डिसिमल जमीन,
प्रजापट्टा जो भी है ना, ये 2026 का चुनाव की कंप्लीटली एक्सरसाइज है। ये आप लोग को समझ जाना चाहिए। बीच पे पड़ गया क्या, यहाँ पे गोरखालैंड टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो जीटीए चला रहा है ना, उन्हें पड़ गया अनित जी का। देखिए बेचारा वो क्या रहे, क्या स्टेट प्लान में जो 180 करोड़ जीटीए को मिलते थे, वो भी करीबन मेरा जो जानकारी है, उस जानकारी अनुसार अभी तक 90 करोड़ के अधिक बाकी है। लास्ट महीना में शायद 212 करोड़ के आसपास, 212 करोड़ के आसपास इन लोग को सैलरी प्लानिंग का सैलरी का पैसा इशू किया था स्टेट गवर्नमेंट से। अंदर की खबर है, विशेष सूत्र की खबर है। और 5-6 करोड़ का पैसा दिया था, नॉन प्लान पैसा दिया था इन लोग को कुछ मिसलेनियस खर्चा करने के लिए। मतलब जीटीए सस्टेन करने के लिए आपको सैलरी देना पड़ रहा है 800 करोड़ से अधिक, और आपने उसको डेवलपमेंट करने के लिए पैसा दे रहा है टुकड़ा टुकड़ा करके। इस जगह पे किसी को कुछ भी बोलना नहीं है। आपका एमपी नीचे डेवलप करे, कोई भी करे, बड़ा लाख लाख हजार हजार करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आए, उसमें आप लोग को एतराज नहीं है। आप लोग को एतराज क्या है, दार्जिलिंग को व्यस्त रखो। ओ इसका अंदर में कालिम्पोंग से कोई एक व्यक्ति गोरखा ना बोल के उन्हें दावी कर दिया। चलो भाई, भारतीय नेपाली भाषी कितना है ये भी कंफ्यूज है। किसी ने बोलता 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ आज तक कोई भी जनगणना में नहीं है, जनगणना में नहीं है। अधिकतर अधिक 60-70 लाख है। इस क्षेत्र में दार्जिलिंग तराई डुवर्स मिला के मुझे कुल मिलाकर 17 लाख जैसे नेपाली भाषी जन आबादी है बंगाल पे। इससे अधिक तो आसाम में है, देहरादून में है। देहरादून में कम है लेकिन इतना नहीं है, लेकिन है। तो देखिएगा नॉर्थ बंगाल के टोटल आबादी कितना है, 3.5 करोड़ के आसपास। उस आबादी में आप 20 लाख ही पकड़ लो, तो आपका परसेंटेज कितना आ रहा है नॉर्थ बंगाल में, कितना आ रहा है? 20 लाख की जन आबादी हो तो उसमें 3.5 करोड़ में 6% से भी कम है। तो आप लोग कैसे सोचते हैं आप लोग को उम्मीद और तमन्ना पूरे होंगे? आदि एमपी जो सीट का है वो आप लोग को तमन्ना पूरा करेंगे। राजू जी का भी दिल्ली में आज तक प्रेस मीट में भी उन्हें प्रेस मीट नहीं किया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। देखिए दार्जिलिंग के लिए सेटलमेंट करने के लिए घिशिंग साहब ने जो रास्ता चुना था ना, वो रास्ता ऑन द बेस्ट वे था। 2006 में यहाँ की जनता जनार्दन को मिसलीड करके, पॉलिटिकली बेईमानी करके दार्जिलिंग का जनता को, किस्मत को लुटा दिया। उन्हें नाम क्या है वो आप लोग को अच्छे से मालूम है। लेकिन हम इसको ऐसा बात करेंगे तो आप लोग को क्या होगा ना, ये बंदा क्या बोलने चाह रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आप लोग के पास सवाल पैदा हो जाता है। भाई देखिए हम जो बोलते हैं ना, हम जो बोलते हैं वो बात बहुत तीखा लगता है। मैंने जो 3-4 दिन पहले जो एनालिसिस किया था, उस एनालिसिस के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी का एमएलए शिखा चटर्जी ने आज बात फेंक दिया, कल दूसरा ने फेंकेगा। राजू जी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, राजू जी ने अभी तक दिल्ली में ऐसा कुछ प्रेस ऐलान नहीं किया। उन्हें पार्लियामेंट में काफी बार आवाज उठाया। भाई उनके कर्तव्य है, उनको निभाना पड़ता है, वो उठाते हैं और उसमें दार्जिलिंग के जनता जनार्दन संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन संतुष्ट क्या है भाई, 10 साल सियासत में फुल प्लेजेंटली इन लोग बिता चुका है। ये 1 साल भी चला गया, रह गया 4 साल। ये 4 साल में क्या करेंगे? हाँ भाई, दार्जिलिंग में जनता जनार्दन को मिसलीड करने के लिए नेता का कमी नहीं है भाई, सब नेता है भाई, इतना बड़ा बड़ा नेता है, कोई कमी नहीं है। कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, अनाप शनाप बोलते जा रहा है। किसी ने अनित का पीछे पड़ा हुआ है, किसी ने अजय का पीछे पड़ा हुआ है, किसी ने बीजेपी का पीछे पड़ा हुआ है। मतलब जो जैसा पड़े वैसे बोल जा रहा है। भाई ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं हिंदी में हमेशा बात करते आ रहा हूं, क्यों मेरा शब्दों में ना दम रहते हैं हिंदी वाले में, क्यों वो हिंदी दिल्ली कलकत्ता वाले देखते हैं। यहाँ पे नेपाली में एनालिसिस करके यहाँ की जनता को सुना के मुझे कोई फायदा नहीं है भाई। आपका किस्मत में कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है।
क्यों? कालो अक्षर भैंसी बराबर, भैंस की बराबर कालो अक्षर है भाई। हम जानते ही नहीं तो भाई वो क्या बोल रहा है ना, क्या अनाप शनाप बोल रहा है, उसको क्या पता आता? अब क्या बोलना चाह रहा है उसको भी पता नहीं। देखिएगा इस वक्त दार्जिलिंग में मैंने बोलता हूं ना, हमारा पड़ोसी मुल्क एक बड़ा कंट्री है, उस कंट्री का इन्फ्लुएंस यहाँ पे हमेशा इंगेज रखने की कोशिश करते हैं भाया नेपाल होके, भाया नेपाल होके। कैसा वो आप लोग को अंदाजा लगा लीजिए, मिला लीजिएगा। हम जिस धरती में बैठ करते हैं हिंदुस्तान की धरती है, ये हिंदुस्तान की तिरंगा फहराने वाला धरती है। इस धरती में जब कोई भी प्रोग्राम हो ना, मैं छोटी सी एक एग्जांपल दे रहा हूं। मानेभंजन क्षेत्र में एक फुटबॉल गोल्ड कप हो रहा था, नेपाल की एक बॉर्डर है मानेभंजन बोला, क्यों हम आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा है, क्यों आप लोग जब दिल्ली से सुन रहा है, हिंदुस्तान की दूसरे प्रांत से सुन रहा है, वो एक बॉर्डर क्षेत्र है, दार्जिलिंग जिला के सुखिया ब्लॉक में पड़ते हैं। उस मैदान में गोल्ड कप टूर्नामेंट हो रहा था। वहां पे जब फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा, नेपाल से एक टीम आया, दो देश का एंथम बज रहा था, हमारा हिंदुस्तान की एंथम बज रहा था। उस एंथम में ना इतना कम आवाज था, मतलब जनता के मुंह में आवाज ही नहीं था। और वहां पे जब नेपाल का एंथम बजने लगा तो भाई वो मार्ट में गम करने लगा। मतलब अपने धरती में प्लेइंग हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, गोल्ड कप हो रहा है, वहां पे नेपाल की एंथम बज रहा है, उसमें आप गला आवाज से बात, ऊंचा से बात, गीत गा रहा है, एंथम गा रहा है। और हमारा जब जनगण मन हो रहा है तब उस जगह पे हम म्यूट है। तो इसमें आप पता लगाइए हम क्या बोलने चाह रहा है। आज का दिन में दार्जिलिंग की रोहिताने वाले, मतलब जेनुइन गोरखा जो है ना, वो माइनॉरिटी होते जा रहा है। और माइग्रेंट होके आके जिन लोग, उन लोग मेजोरिटी होते जा रहा है। तो यहां पे दार्जिलिंग का दाबी कौन सुनेंगे भाई? कोई सुनने वाला नहीं है भाई। दार्जिलिंग में यहाँ पे चिल्लाओ, यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में तंगबाजी करो, यहाँ की बड़ा नेता बनो। दार्जिलिंग का और दार्जिलिंग का भविष्य लेके यहाँ क्या बाकी यहाँ के नेता लोग चिंतित हो तो आज ये हाल नहीं होते थे। लेकिन घिसिंग साहब ने सोचा था उस वक्त, कैसे सोचा था? उनको अच्छा से मालूम चल गया था, यूनियन टेरिटरी बोलिए, गोरखालैंड स्टेट बोलिए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ा? 6 शेड्यूल के तरफ में जाना पड़ा। लेकिन ये 6 शेड्यूल लेकर किसी ने अनुसूचित जनजाति के लिए ट्राइबल होना पड़ेगा, 11 कम्युनिटी, हर चीज की अभी तर्जा सामने में है भाई। अब भाई मैच्योर कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हल्ला बहुत कर लेते हैं आप लोग। और कोई भी कुछ आदमी करने जाते हैं उसको पीछे से टांग खींच लेते हैं आप लोग। मतलब क्या है? मतलब खुद घर नहीं बनाएंगे, दूसरा के भी नहीं बनाने देंगे, ऐसा है। मेरे को क्यों प्रोटेस्ट करेंगे तो मेरे पास एविडेंस है, मैं वो एविडेंस साझा करूंगा। तब बहुत आदमी को ना यहाँ का एपिक कार्ड से नाम काट के मेची का उस पार जाना पड़ेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये चतवानी मत समझिएगा मैं, क्योंकि ये आप लोग को बस मेरा ये बात सुनने के लिए वक्त नहीं होगा, अनाप शनाप बात लगेंगे कि पसंद नहीं आएंगे, जो झूठ बोल के आप लोग को मिसलीड करेंगे उनका में आप लोग को ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। क्यों? वो झूठ बोल सकता है, आप लोग मिसलीड कर सकता है, हम मिसलीड और झूठ नहीं बोल सकते हैं, हम पत्रकार हैं। यहां पे ना दार्जिलिंग का भविष्य कहां है, क्या है, दार्जिलिंग के नेता को मालूम नहीं, तो आप जनता जनार्दन को कैसे मालूम है? 2-4 सचेत जनता है, जो भी काम करने जाएंगे उनके बाधा आएंगे। जैसे अभी देखिए, आज का दिन में अनित है, कल का दिन में अजय वहां पे जाएंगे, दूसरा ABCD जो भी जाए, उनको भी ऐसे ही सामना करना पड़ेगा। अरे वो व्यक्ति काम कर रहा है, उनका काम करने को दो ना, नहीं देंगे आप लोग। क्यों? अब ये कांचन व्यू टी गार्डन जो है, रंगीत टी गार्डन के बारे में बोल रहा हूं।
चाय का पेड़ उखाड़ के रख दिया। अभी अनित जी का पार्टी वहां पे इन्वॉल्व हो गया। कुछ दिन पहले, मतलब सालाना पहले, अजय जी का पार्टी उनका विरोध कर रहा था। तो भाई आप लोग जब विरोध कर रहे हैं, कौन सब्जेक्ट पे कर रहा है, क्या कर रहा है? अभी अजय जी का पार्टी विरोध नहीं कर रहा है, वजह क्या है? जेएनएलएफ विरोध नहीं कर रहा, वजह क्या है भाई? विमल जी विरोध नहीं कर रहा है, वजह क्या है भाई? मतलब यहां की क्या है ना, अपना हो तो सब कुछ हो, अपना नहीं है तो कुछ भी नहीं हो। दार्जिलिंग में जितना भी आप करो, यहां का जोश नहीं मिलेगा। छोटा सा एग्जांपल, जो बच्चा 2009 में पैदा हुआ था ना, आज वो कितना साल की हो गया मालूम है आप लोग को? 16 साल की हो चुका है। और 2 साल के बाद में मतदाता सूची में उनका नाम उठेंगे। अभी भी यहाँ की जनता जनार्दन कुछ को उपलब्धि कुछ भी नहीं हुआ, किसी को उपलब्धि कुछ भी नहीं हुआ। आखिर दार्जिलिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार व बीजेपी क्या किया? आज तो कुछ भी किया? आप लोग दिल पे हाथ रख के बताइएगा। आप बोलेंगे टीएमसी के सपोर्ट में बोल रहा हूँ, वह यहाँ के अनित का सपोर्ट में बोल रहा हूँ, वह अजय का सपोर्ट में बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं, आप लोग खुद बीजेपी का लीडर लोग, आप लोग के पास एक ही जो करेंगे ना, टाइम है ना, करेंगे, टाइम है बोल के तो गया भाई आपका कलर साहब। मतलब अनाप शनाप जो भी बोलने से हो जाएगा। विधानसभा चुनाव आ रहा है भाई, यहाँ की जनता को लड़ना पड़ेगा ना। मैंने किसी एक बार जेएनएलएफ का एक लीडर, आज वो बहुत बड़ा लीडर बन गया, हम बोला था गोरखा नाम का लॉलीपॉप आप लोग को बीजेपी ने खिला दिया। वो मुझे साथ रूस्ट हो गया था, मेरे साथ रूस्ट हो गया था। लेकिन वो नेता को क्षमता है वो जाके दिल्ली से कुछ लेके आ जाए? उनका औकात नहीं है। मैं खुद चैलेंज दे रहा हूँ, दार्जिलिंग के एमपी को भी चैलेंज दे रहा हूं, और दार्जिलिंग के बीजेपी का जितना भी लीडर्स है। अरे भाई, एक जिला में 6 एमएलए है, 6 एमएलए में 5 एमएलए दार्जिलिंग का भारतीय जनता पार्टी का। जब दार्जिलिंग इशू लेकर आवाज उठेंगे ना, नीचे वाला 3 एमएलए विरोध कर देंगे। कट गया ना पत्ता, आधी पत्ता कट गया। किस वजह से आप लोग फुटा नहीं करते? उससे अच्छा है दार्जिलिंग भलाई लिए डेवलपमेंट लेके आइए, फंड लेके आइए। आज तक कोई बीजेपी को लीडर, कोई जीजीएम का लीडर, कोई जेएलएफ का लीडर राजू के सामने में प्रस्ताव रखा, राजू जी के सामने में, जब भाई तुम 200-300 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आओ, सेंट्रल प्रोजेक्ट लेके आओ, 400 करोड़ 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आओ? हम तो देखा नहीं, सुना नहीं। मतलब जनता का उल्लू बनाना छोड़ के यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे इसीलिए मैंने आज से कुछ दिन पहले भी बोला था, चुनाव आ रहा है विधानसभा, देखो अभी रामैया और रगरगी देखने मिलेगा आप लोग को कि क्या है। दार्जिलिंग की जनता को वो जस्ट बेवकूफ बनाने के लिए नया प्लानिंग फिर रच रहा है, जस्ट बेवकूफ बनाने के लिए, कुछ भी नहीं। अभी जिस पोजीशन में उत्तर बंगाल में चल रहा है ना, आज वो विधायिका जो बोला, सिलीगुड़ी का बाजू में फुलबारी का विधायिका जो बोला ना, डाबग्राम का विधायिका, उनका भी मालूम है इस पोजीशन में बीजेपी नॉर्थ बंगाल में कुछ भी नहीं किया और करेगा भी नहीं। करने से बहुत पहले से कर लेता था, 5 साल पहले से मंत्री था इन लोग का, 2-3 मंत्री चेंज हुआ था उस वक्त लास्ट टेनर में। अभी तो एक ही मंत्री है, 6 में 1 मिला। वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहला विरोध करेंगे बंगाल भाग में। उस महीना पहला सेशन जब चल रहा था, बंगाल भाग का विरोध में बिल लेके आया था टीएमसी गवर्नमेंट ने, उस पर बीजेपी ने समर्थन कर दिया। बड़ी अजब बात है। तो भाई विधानसभा में 3 एमएलए लेकर, नेपाली भाषी 3 एमएलए, तो वो एक तो विरोध करेगा ही नहीं भाई। 2 लेकर आप दार्जिलिंग के लिए 3 मार देंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा काम है। मतलब यहाँ के जनता जनार्दन समझ जाने के लिए बहुत वक्त लगेगा।
ऐसे ऐसा बात बोल देता ना, सुनने से अजब लगता है। इन लोग पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, लेकिन तब भी मैं व्यक्तिगत तौर पे, मैं मिलन छेत्री, ब्राजील से इतना बड़ा ऑफर मिला था मुझे, जो सांबा कार्निवाल होता है, स्ट्रीट कार्निवाल बोलता है ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में और sao पाउलो में होने जा रहा है। वहां पे नेपाली भाषी, इंडियन नेपाली भाषी सॉन्ग डिमांड किया उन लोग। मैंने व्यक्तिगत भाव मैसेज किया, अनित जी को भी मैसेज किया, सिक्किम का भी हाई प्रोफाइल को मैसेज किया, मेल भी किया, उनका रिस्पांस नहीं है। क्यों? उन लोग का यहाँ का रिस्पांस क्या है मालूम है आप लोग? यहाँ दार्जिलिंग के आखा में है, सिक्किम में है, जाए कम्युनिटी बाहर में है यार। मैं मिलन छेत्री उस इंटरनेशनल इवेंट में कम से कम 100,000 अबव डांसर उस प्रोग्राम में, संभा में इन्वॉल्व होता है। sao पाउलो में, रियो डी जेनेरियो में, वहां पे नेपाली भाषी सॉन्ग को कोरियोग्राफर देके प्रेजेंटेशन देने का एक ऑफर मिला मुझे जी, मिलन जी आप भी नेपाली सॉन्ग भेजो ना, नेपाली कल्चर को हम लोग भी वर्ल्ड वाइड में रखेंगे। लेकिन यहाँ के नेता लोग को फोन करने से फोन नहीं उठाते इन लोग। क्यों? इन लोग को प्यार है नेपाल के कल्चर के साथ। इंडियन नेपाली होकर नेपाल का कल्चर को प्यार करेंगे, यहां का नहीं है। क्यों भाई? आप लोग तो बहुत प्यार करते हैं अपने कल्चर से। जब मिलन छेत्री के पास ये ऑफर आया, नेता लोग को टेक्स्ट किया, मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं है इस इशू लेकर। क्यों भाई? हमारा शक्ल देखने से हम चुतिया लगते हैं क्या? सॉरी टू से, मैं स्लैक लैंग्वेज यूज किया, मैं खुद के ऊपर में किया, ऑडियंस को और व्यूअर्स को नहीं। क्यों? ऑडियंस और व्यूअर मेरा एसेट है। मैं मिलन छेत्री आज भी बता रहा हूं, चैलेंज देते रहा हूं, आने वाला 4 साल में भी भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिंग के लिए कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। यहां का जैसे कि वैसे ही चलेगा, वैसे ही भाव चलते रहेगा। चुनाव से पहले कुछ इशू बना के फिर चुनावी मैदान रेडी करेंगे। दार्जिलिंग के लिए जो किस्मत में टूट गया ना, तारा टूट गया, वो 2006 या 2007 के बीच में टूटा दिया। दार्जिलिंग का किस्मत में कुछ होने वाला नहीं है। चाहे तो अभी वो चीज रिटर्न नहीं ला सकता है, क्योंकि घिशिंग साहब का सोच इतना लंबा ही था ना। हम तो उनको पॉलिटिशियन मानते हैं, पॉलिटिशियन बोलने से घिशिंग को हम मानते हैं। उसके रास्ता पे चल रहा है अभी रिसेंटली जो जीटीए सियासत में है, अनित तक उनका रास्ता पे चल रहा है। आने वाला दिन में अनित को भी उसी तरह आदमी याद करेंगे। लेकिन अनित के पास 2022 के बाद में जो मौका मिला ना, वो जो टाइम टेनर मिल रहा है, लेकिन उसको मैचिंग, बैटिंग बॉलिंग मैचिंग नहीं हो रहा है। क्यों? उनका पैर के नीचे में जो पॉलिटिकल जमीन है और भी थोड़ा स्ट्रांग होना है। तो स्ट्रांग होएगा तो वो अपना मर्जी से काम करेंगे, हित के लिए काम करेंगे। भड़ास निकालने के लिए बहुत कुछ है। मैं सोचता हूं कभी, जैसे रिसेंटली मैंने जब यूरोप टूर में गया था, कुछ सेमिनार में गया था, इटाली में गया था, तो वहां पे देख रहा था, कनाडा में गया था, तो वहां पे नेपाली कल्चर व नेपाली भाषी लोग को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट है। इस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या यहाँ का जनता जनार्दन नेता कुछ स्टेप उठा रहा है? वर्ल्ड वाइड देश की हर प्रांत में अपना कल्चर को इन्फ्लुएंस कराने के लिए कोई इनिशिएटिव है? मुझे नहीं लगता है। बुरा लगता है ना। लेकिन मुझे इस बार जो लग रहा है, नॉर्थ बंगाल का जो इशू आया, एक फेक इशू है। ये सिर्फ चुनावी माहौल में जनता जनार्दन को गुमराह करने के लिए एक बड़ा साजिश है और कुछ भी नहीं है।
और दार्जिलिंग का बात ही छोड़ दीजिए, दार्जिलिंग में कुछ भी नहीं होने वाला है। शेख शुडेल भी मिल जाए ना, बहुत बड़ा बात है। 11 कम्युनिटी का बात कर रहा है ना, देखते रहिएगा कि वो स्टेट और सेंट्रल को अच्छे से मालूम है, यहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, खुद का खुद लड़ाई लड़ा कर दो, झगड़ा बना दो तो इन लोग के लिए सफिशियंस है। इन लोग खुद का खुद अंदर में लड़ते रहेगा, झगड़ते रहेगा। बड़ा आश्चर्य लगा मुझे। कोई एक व्यक्ति सोशल वर्कर भी है, कोई एक फाउंडेशन भी चलाते हैं। अरे बाप रे, गोरखा उनके कोई कम्युनिटी नहीं है, उनके कहना है गोरखा बोल के कोई गांव ही नहीं है। बाप रे, गोरखा ही नहीं है उनके दाबी है। बड़ा अजब लगता है, ये कुछ भी नहीं है। वो चाय बागान की बात कहा ना, वो चाय बागान का मालिक का मैंने कांटेक्ट किया था, मैं इंटरव्यू लूंगा उनका, आप लोग उनका बात सुन लीजिएगा क्या बोलेंगे, वो भांडा कैसा फोड़ेंगे, इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहता हूँ। दार्जिलिंग का अगला एपिसोड लेकर आऊंगा। मेरा साउथ अफ्रीका का टूर चल रहा है इस बार, तो यहाँ के आदमी को जेलस बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ का सक्सेस परसेंटेज रेट भी बहुत कम है। 1% भी नहीं है, 1% से भी लो है। अपना घर सफा करने से अच्छा नहीं होता, रास्ता सफा रखना पड़ता है। घर सफा रखेंगे, रास्ता में जाके महिला की गट्टारा में ना फेंक के कूड़ा अपने रास्ते में फेंक देंगे, वो घर सफा करने का कोई मतलब नहीं। समझ गया ना आप लोग क्या बोलना चाह रहे। जय हिंद, जय भारत।